हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना स्पीड को कंप्लीट करते हैं। तो उसमें अगला चैप्टर पढ़ते हैं, बिहार की शासन व्यवस्था। तो देखते हैं बिहार की शासन व्यवस्था। चलिए, एक प्रांत के रूप में बंगाल से अलग होकर के बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था और जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था उस टाइम। 22 मार्च 1912 को जब अलग हुआ बिहार, तो बिहार, झारखंड और उड़ीसा तीनों साथ था। आगे चल करके 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा एवं 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग होकर एक नए राज्य बन गए। झारखंड संयुक्त बिहार का लगभग 45.85% भाग लेकर के अलग हुआ और इस विभाजन के परिणाम स्वरूप अब बिहार का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा हो गया है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां हो गया। जनसंख्या में तीसरा और क्षेत्रफल में 13वां। आगे पॉइंट देख लेते हैं कि बिहार की शासन व्यवस्था हेतु प्रशासन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है विधायिका या व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। तो पहला देखते हैं विधायिका या व्यवस्थापिका के बारे में। तो राज्य की विधायिका का नाम विधानमंडल है और संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल का गठन किया गया है। प्रत्येक राज्य में क्या विधानमंडल होगा अनुच्छेद 168 के अनुसार, जो राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद से मिलकर बनता है। तो जो विधायिका है उसमें राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद होते हैं और यह अनुच्छेद 168 में प्रधान है। बिहार राज्य में द्विसदनीय विधायिका है और द्विसदनीय विधायिका पूरे देश में मात्र 6 राज्यों में है। बिहार, उत्तर प्रदेश और है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र और कर्नाटक, 6 हो गए। आगे देखते हैं विधानसभा। तो विधानसभा को क्या बोलते हैं? निम्न सदन, और विधान परिषद होता है उच्च सदन। बिहार विधानसभा में देखते हैं बारे में। बिहार विधानसभा इसे निम्न सदन भी कहते हैं। इसमें सदस्यों की कुल संख्या 243 है। नवंबर 2000 में बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत एंग्लो इंडियन की एक सीट झारखंड के पास चली गई और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। विधानसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना चाहिए? तो 25 वर्ष और विधानसभा का सदस्य बहुमत के आधार पर निर्वाचित होता है। आगे पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 178 के अंतर्गत विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है। तो 178 में दिया गया है कि विधानसभा के अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष होंगे, उनकी नियुक्ति होगी। परंतु 179 के तहत विधानसभा और का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए अपना त्याग दे सकते हैं। तो उनकी नियुक्ति होती है 178 में, वो त्याग देते हैं 179 में। तो आगे देखते हैं बिहार विधानसभा का वर्तमान संरचना क्या है। तो ये है कि अभी कुल सदस्य कितने हैं? 243। इसमें से रिजर्व सीटें हैं 40 और 40 में से 38 सीटें एससी के लिए और 2 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। और जो 2 एसटी के लिए आरक्षित है उसमें कौन से 2 क्षेत्र हैं? तो एक कटोरिया है और एक मनिहारी है। कटोरिया एक है और एक मनिहारी क्षेत्र रिजर्व है। आगे देखते हैं। तो प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे स्वतंत्रता पूर्व? तो ये थे राम दयालु सिंह। प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष स्वतंत्रता से पहले कौन थे? तो राम दयालु सिंह थे। और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे स्वतंत्रता के बाद? तो ये थे श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। स्वतंत्रता से पूर्व राम दयालु सिंह और स्वतंत्रता के बाद बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं नंद किशोर यादव। वर्तमान नंद किशोर यादव स्वतंत्रता के बाद थे बिंदेश्वरी और स्वतंत्रता से पहले थे रामदयालु। पहले रामदयालु, उसके बाद बिंदेश्वरी और भी है नंद किशोर। आगे देखते हैं नेता प्रतिपक्ष कौन थे पहले? तो इसके बागे थे और अभी कौन है? तेजस्वी यादव। तो प्रथम थे इसके बागे और अभी हैं तेजस्वी यादव।
आगे देख लेते हैं बिहार विधान परिषद। बिहार विधान परिषद को जानते हैं हम, तो इसे उच्च सदन भी कहा जाता है और इसमें सदस्यों की संख्या कुल कितनी है बिहार में, तो 75 है। बिहार विधान परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 168 एवं 171 के अंतर्गत किया गया। तो विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 168 और 171 के अंतर्गत किया जाएगा। विधान परिषद कैसा है, तो एक अस्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। इसका विघटन नहीं होता है, बल्कि इसके 1/3 जो सदस्य हैं प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं हम। विधान परिषद के सदस्य होने के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा है वो 30 वर्ष है और विधान परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सभापति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 169(1) के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना या विघटन का अधिकार संसद को है। तो इसका गठन है 168 एवं 171 में, परंतु इसका विघटन है 169 के 1 में। किसका, तो विधान परिषद का। आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 182 के अंतर्गत विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति होंगे। तो 182 के तहत क्या होंगे, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की नियुक्ति की बात की गई है। और विधानसभा के अध्यक्ष का कितना में था, तो 178 में था और 179 में था, वो त्याग पत्र देंगे। आगे देखते हैं बिहार विधान परिषद का वर्तमान संरचना, तो इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें कुल सदस्य कितने हैं, 75 हैं अभी वर्तमान में, 75 सदस्य हैं और निर्वाचित सदस्य कितने हैं, 63 हैं। मनोनीत कितने हैं, तो 12 मनोनीत और 63 निर्वाचित हो गए 75। आगे देखते हैं महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 10 है। और विधान परिषद की पहली बैठक कब लागू हुई थी, तो 20 जनवरी 1913 को। विधान परिषद की पहली बैठक कब हुई, तो 20 जनवरी 1913 को। गणतंत्र भारत में पहली बैठक कब हुई थी, तो 16 फरवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत गणतंत्र हुआ, उसके कुछ दिनों के बाद 16 फरवरी 1950 को पहली बैठक हुआ था। प्रथम सभापति कौन थे स्वतंत्रता से पहले, तो ये थे राजीव रंजन प्रसाद। राजीव रंजन थे प्रथम सभापति और स्वतंत्रता के बाद थे श्यामा प्रसाद। तो राजीव रंजन पहले और श्यामा प्रसाद बाद में। प्रथम महिला सभापति कौन थी, तो वो थी राजेश्वरी सरोज दास, महिला थी राजेश्वरी। स्वतंत्रता पूर्व राजीव रंजन और उसके बाद श्यामा प्रसाद। वर्तमान में कौन है सभापति, अवधेश नारायण सिंह है वर्तमान में सभापति हैं, अवधेश नारायण सिंह। और नेता विपक्ष है राबड़ी देवी। आगे देख लेते हैं दल का नाम और उनकी संख्या। तो जदयू को कितना सीट मिला है, तो 25 है, भाजपा को 23। विधान परिषद में देख लेते हैं किसका कितना प्रतिनिधित्व है। तो सबसे ज्यादा जदयू का है 25, भाजपा का उसके बाद सेकेंड नंबर पे 23। राजद का है कितना है, तो राजद का है 13, राजद है 13। कांग्रेस से 4, लोजपा है 1, हम सेकुलर पार्टी के 1 हैं, सीपीआई के 1 हैं, निर्दलीय 6 हैं और रिक्त क्या है 1 है। तो 1 सीट रिक्त है, निर्दलीय 6 है। हम, लोजपा और सीपीआई तीनों के 1-1 हैं। कांग्रेस के 4, राजद के 13 और भाजपा के 23, जदयू 25। आगे देखते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका राज्य की मुख्यतः 3 इकाई होती हैं, जिसके जरिए राज्य स्तर पर शासन कार्य का संपादन होता है। तो इसमें प्रथम है राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो ये तीनों ही मिलकर कार्यपालिका बनते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो आगे देख लेते हैं राज्यपाल के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक या कार्यपालिका का प्रधान होता है। राज्यपाल क्या होता है, कार्यपालिका का प्रधान होता है। और अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है।
153 के तहत राज्य क्या राज्यपाल होगा और 154 में उसको क्या कहा गया है कि राज्यपाल में ही समस्त कार्यपालिका की शक्ति होगी। राज्य के प्रमुख होने के बावजूद राज्यपाल को मंत्री परिषद की सलाह से काम करना होता है और ये सलाह लेंगे राज्यपाल मंत्री परिषद से किसके अनुसार, तो अनुच्छेद 163 के अनुसार। 163 के अनुसार मंत्री परिषद से सलाह लेंगे राज्यपाल। कभी कभी वो अपने विवेकानुसार भी कार्य करता है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पे राष्ट्रपति करते हैं और 5 वर्षों के लिए की जाती है। आगे देखते हैं कि राज्यपाल केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच एक कड़ी का काम करता है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़ करके वह राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का चांसलर या कुलाधिपति होता है। राज्यपाल की शक्तियां देख लेते हैं और उनके कार्य। तो मुख्यमंत्री, मंत्री, महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। आगे देखते हैं कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनयन कभी करता है कौन, तो राज्यपाल। अनुच्छेद 333 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य का मनोनयन अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल को शक्ति दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विधानमंडल की बैठक बुला सकता है, स्थगित कर सकता है और इसकी अवधि भी बढ़ा सकता है कौन, तो राज्यपाल। और विधानसभा को भंग भी कर सकता है। आगे है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राज्यपाल को और अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही विधानसभा में वित्त विधेयक को प्रस्तुत किया जाएगा अनुच्छेद 202 के तहत। तो वित्त विधेयक जो होगा उसको बिना राज्यपाल की स्वीकृति के पेश नहीं किया जाएगा और अनुच्छेद 202 में ये दिया गया। किसी व्यक्ति के दंड को क्षमादान करना हो या फिर निलंबन कर सकता है कौन, तो राज्यपाल। अगला पॉइंट है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को परामर्श देता है कौन, तो राज्यपाल। अनुच्छेद 217 के तहत, अनुच्छेद 217 के तहत क्या करेगा, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को परामर्श देता है न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। आगे देख लेते हैं हम भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे, तो ये बने थे लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हुए थे। अगला पॉइंट है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन। तो स्वतंत्रता से पहले बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, सर जेम्स डेविड शिफ्टन हुए। स्वतंत्रता बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन हुए थे, जयराम दास दौलतराम। अगला पॉइंट है कि बिहार के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, तो उज्ज्वल नारायण सिन्हा। बिहार के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन हुए, तो ये हुए उज्ज्वल नारायण सिन्हा। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो 1968 से 69 के बीच। पहली बार 1968-69 में लगा और 28 जून 1968 से 26 फरवरी 1968 तक रहा था और कुल 269 यहाँ होना चाहिए और कुल 242 दिनों के लिए लगा था पहली बार 68-69 में। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन थे, तो ये थे नित्यानंद कानूनगो एवं मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। उस समय बिहार के सीएम थे भोला पासवान शास्त्री और पहले दलित भी थे जो यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के और उस टाइम राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो। आगे देख लेते हैं मुख्यमंत्री ही राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है और राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता भी होते हैं मुख्यमंत्री।
देखिए, विशेष परिस्थिति में जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न प्राप्त होने पर राज्यपाल स्वविवेक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होने की योग्यता पूरी करता हो तथा साथ ही उसे 6 माह की अवधि में दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है, अन्यथा उसे अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों का होता है। अगला पॉइंट है मुख्यमंत्री की शक्तियां। तो इसके बारे में देखते हैं। शासन व्यवस्था को समुचित आधार प्रदान करने हेतु राज्यपाल को परामर्श देना। शासन व्यवस्था को समुचित आधार प्रदान करने के लिए राज्यपाल को परामर्श कौन देता है? मुख्यमंत्री। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति हेतु राज्यपाल को सिफारिश भी करते हैं मुख्यमंत्री। अगला पॉइंट है कि राज्य कार्य हेतु विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक नियुक्तियों में राज्यपाल को परामर्श भी देना मुख्यमंत्री का कार्य है। मुख्यमंत्री, अगला हेडिंग है मुख्यमंत्री की पदच्युति। तो विधानसभा में अगर अल्पमत की स्थिति हो तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है अनुच्छेद 356 के तहत, और विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में मुख्यमंत्री को अपने पद से हट जाता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए विधानसभा में तो भी, या राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, या फिर विधानसभा में अल्पमत की स्थिति हो तो। आगे देखते हैं, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री 9वीं बार बने हैं नीतीश कुमार। बिहार की एकमात्र मुख्यमंत्री रही हैं श्रीमती राबड़ी देवी, जिन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया है। तो ये महिला राबड़ी देवी हैं जो 3 बार मुख्यमंत्री पद को इन्होंने सुशोभित किया है। आगे देखते हैं, बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो बने थे वो कौन थे? श्री महामाया प्रसाद सिन्हा। तो बिहार के पहले जो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे तो वो महामाया प्रसाद सिन्हा थे। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के बीच राष्ट्रपति शासन लागू रहा। तो 3 बार तो भोला परशुराम शास्त्री के समय राष्ट्रपति शासन लागू था, और श्रीमती राबड़ी देवी के समय 2 बार लागू हुआ है, और जगन्नाथ मिश्रा के समय 1 बार, राम सुंदर दास के समय 1 बार, लालू प्रसाद के समय 1 बार, अर्थात कुल मिला के कितना बार? 8 बार अभी तक राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। फिर से देख लेते हैं, 3 बार भोला परशुराम शास्त्री, 2 बार राबड़ी देवी, 1 बार जगन्नाथ मिश्रा, 3, 2, 5, 1, 6, जगन्नाथ मिश्रा 6 हो गए, राम सुंदर दास के साथ 7 हो गए, और 1 बार लालू प्रसाद यादव 8। तो 8 बार यहाँ का राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। अगला पॉइंट देखते हैं, मंत्रिपरिषद। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत क्या है? तो मंत्रिपरिषद का गठन है 164 में, और 168 में है विधानमंडल, विधान परिषद, ये सब होगा, और मंत्रिपरिषद 164 में से पहले ही। और इस जो मंत्रिपरिषद है इसका प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक सदस्य मंत्रिपरिषद में नहीं हो सकता। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस संविधान संशोधन में यह तय किया गया कि जो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या होगी वो कुल विधानसभा के सदस्यों का मात्र 15% होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, उससे कम हो सकता है। तो 91वां संविधान संशोधन 2003। आगे देखते हैं, मंत्रिमंडल के स्तर के मंत्री। राज्य मंत्री होते हैं स्वतंत्र प्रभार के, और उप मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कौन कौन? तो मंत्री मंडल स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री होते हैं, और उप मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद के कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य देखते हैं, विधायिका द्वारा निर्मित कानून को लागू करना।
तो विधायिका जो कानून बनाएगा उसको लागू करना मंत्रिपरिषद का कार्य है। राज्य के प्रशासनिक नियुक्तियों में राज्यपाल को परामर्श देता है मंत्रिपरिषद। राज्य का बजट तैयार करता है। टैक्स में कमी या बढ़ोतरी भी करता है कौन? मंत्रिपरिषद। अगला हम लोग का पॉइंट है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका देखते हैं। न्यायपालिका शासन का तीसरा प्रमुख अंग है। न्यायपालिका जो है शासन का तीसरा प्रमुख अंग है, बहुत ही अभिन्न अंग है। संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। 214 में है प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा और उसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सलाह 217 के तहत राज्यपाल देगा। परंतु अनुच्छेद 231 के तहत संसद के पास यह अधिकार है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर दे। तो जैसे अभी गुवाहाटी भी है, वो भी 2 से ज्यादा राज्यों को कवर करती है। तो एक ही जो उच्च न्यायालय है वो 2 से अधिक राज्यों को भी कवर कर सकता है अनुच्छेद 231 के तहत। बिहार राज्य के न्याय व्यवस्था के लिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 3 फरवरी 1916 को हुआ था। 3 फरवरी 1916 को हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति करता है। तो अनुच्छेद 217 में दिया गया है कि राज्यपाल परामर्श देगा और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश परामर्श देंगे राष्ट्रपति को, ताकि उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हो सके। आगे है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष की उम्र तक बने रहते हैं। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो अपने पद पे 62 वर्ष की उम्र तक बने रहते हैं। आगे देखते हैं पटना, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इम्पोर्टेंट तो सब है, सब याद कर लेना है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो 3 फरवरी 1916 को। और इसका खंडपीठ कहाँ था उस टाइम? तो कटक में। भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत हुआ था। तो जो 1916 में स्थापना हुआ ना 3 फरवरी, तो वो किस अधिनियम के तहत? तो भारत सरकार अधिनियम जो 1909 का माले में जो आया था उसके तहत। ब्रिटिश भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो न्यायमूर्ति सर एडवर्ड माइनर्ड चैम्स चमियार। तो एडवर्ड चैम्स चमियार बने पहले मुख्य न्यायाधीश। अगला पॉइंट है कि स्वतंत्र भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो ये बने थे न्यायमूर्ति सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल। तो 1916 में बने थे चैम्स चमियार और स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद कौन बने थे? क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं के विनोद चंद्रन। अभी कौन है? तो के विनोद चंद्रन है। महाधिवक्ता देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त हो सकता है अनुच्छेद 165 के तहत। यह राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उच्चतम विधि अधिकारी होता है, अर्थात राज्य को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 के अनुसार महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा में बोलने और भाग लेने का भी अधिकार है, किंतु मत देने का अधिकार नहीं है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। आगे देखते हैं बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था एवं ढांचा। तो बिहार का प्रशासनिक व्यवस्था का विभाजन और भौगोलिक एवं प्रशासनिक दायित्वों के आधार पर किया गया है। राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था राज्य कार्यपालिका के अधीन होती है और प्रशासन की सुविधा के लिए इसे 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। पहला देखते हैं प्रमंडल है, दूसरा जिला है, मंडल, तीसरा अनुमंडल, प्रखंड और ग्राम पंचायत। तो बिहार 5 इकाई में बटा है। पहले प्रमंडल होता है, तो जो 9 प्रमंडल है, फिर जिला है, 38 जिले हैं, अनुमंडल है 101 अनुमंडल है, प्रखंड 534 है और ग्राम पंचायत है 8387 या कुछ ऐसे था, 8000 से थोड़ा सा ज्यादा है।
आगे देख लेते हैं कि राज्य के इन सभी प्रशासनिक इकाइयों का संचालन एवं उनके बीच समन्वय करने के लिए सचिवालय का गठन किया गया। तो ये जो भी 5 जो हमारा प्रशासनिक इकाई है बिहार का, तो इसका संचालन कैसे होगा, तो इसी के लिए सचिवालय बनाया गया। सचिवालय राज्य का प्रशासन का प्रधान केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है। जो सचिवालय है राज्य प्रशासन का प्रधान केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है और सचिवालय मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के नीचे आता है। सचिवालय मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के नीचे आता है, जो राज्य प्रशासन की शीर्ष संस्था है। वर्तमान में इसके अंतर्गत 44 विभाग हैं। सचिवालय में भी 44 विभाग हैं। सचिवालय का प्रधान सचिव होता है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य जो होता है वही सचिवालय का प्रधान सचिव होता है। अगला पॉइंट है कि सचिवालय का मुख्य कार्य क्या होता है, तो नीति निर्धारण, निर्देशन एवं क्रियान्वयन होता है। अगला पॉइंट है कि बिहार में सचिवालय का गठन 1912 में किया गया था। बिहार में सचिवालय गठन कब हुआ, तो 1912 में हुआ है। आगे देख लेते हैं प्रमंडल। तो कई मंडल या जिलों को मिलाकर के एक प्रमंडल बनता है। कई मंडल या जिलों को मिलाकर प्रमंडल हो गया और इसका सबसे उच्च अधिकारी होता है, आयुक्त होता है। कौन होता है, प्रमंडल का कमिश्नर होता है। और उनकी सहायता हेतु अनेक अपर आयुक्त एवं अन्य अधिकारी होते हैं। बिहार में 9 प्रमंडल हैं। कोशी प्रमंडल, दरभंगा, तिरहुत, सारण, भागलपुर, मगध, पटना और पूर्णिया और मुंगेर, ये 9 प्रमंडल हो गए। कोशी प्रमंडल में देखते हैं कितने जिले हैं, तो बिहार राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में कोशी प्रमंडल है और इसमें मात्र 3 जिले हैं, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल। ये 3 जिले हैं, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल। इसको हम लोग अपना एटलस वाला वीडियो में भी कंप्लीट किए हैं और बिहार का जो चल रहा था परम IAS का सीरीज, जिसमें भी प्रमंडल को कंप्लीट कर लिया गया है। फिर से देख लेते हैं रिवीजन पर्पस। तो मधेपुरा, सहरसा और सुपौल क्या है, इस प्रमंडल के प्रमुख जिले हैं और इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, सहरसा में। अगला है दरभंगा प्रमंडल। तो दरभंगा प्रमंडल कोशी प्रमंडल के पश्चिम में है और तिरहुत प्रमंडल के पूर्व में है दरभंगा प्रमंडल। तो इसके अंतर्गत दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर 4 जिले सम्मिलित हैं। दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। और इस प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो दरभंगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे ये गलत लिख दिया है, 4 जिला, 3 ही जिला है एक्चुअली। तो दरभंगा प्रमंडल में 3 ही जिले हैं। कौन से, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर, 3। इसको करेक्ट कर लेना है, 3 जिले हैं। अगला है तिरहुत प्रमंडल। तो इसमें 6 जिले आते हैं और 6 जिले में कौन है, तो सारण प्रमंडल के पूर्व में है दरभंगा प्रमंडल के पश्चिम में, सारण के पूर्व में, दरभंगा के पश्चिम में, बीच में तिरहुत आता है। और इस प्रमंडल में 6 जिले कौन है, तो मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण। और इस प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर है तिरहुत का। अगला है सारण प्रमंडल। तो सारण प्रमंडल में आते हैं बिहार के उत्तर पश्चिम व तिरहुत प्रमंडल के दक्षिण पश्चिम में सारण प्रमंडल है और इसके अंतर्गत 3 जिले सारण, सिवान और गोपालगंज आते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो यह है छपरा में। आगे है भागलपुर प्रमंडल। इसमें मात्र 2 ही जिले आते हैं, भागलपुर और बांका, और इसका मुख्यालय भागलपुर में है। अगला है मगध प्रमंडल। तो मगध प्रमंडल में कितना आता है, तो गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल, 5 जिले आते हैं गया में। गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल जिला, और इसका मुख्यालय गया में है। अगला है पटना प्रमंडल। इसमें 6 जिले आते हैं, पटना, नालंदा, रोहतास, भोजपुर, कैमूर, बक्सर, और इसका मुख्यालय पटना में है। अगला है पूर्णिया प्रमंडल। इसमें 4 जिले, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार,
और ये 3 तो लगते हैं पश्चिम बंगाल से सीमा बनाते हैं, एक एक्स्ट्रा अररिया हो गया, 4 जिले। अगला है मुंगेर प्रमंडल। तो मुंगेर प्रमंडल में आते हैं कौन से, तो 6 जिले इसमें भी आते हैं। तो आगे है हमारा मुंगेर प्रमंडल। तो मुंगेर प्रमंडल में आता है, जिसके अंतर्गत 6 जिले हैं, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय। तो मुंगेर प्रमंडल में 6 जिले कौन से हैं, तो ये हैं मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंगेर में है। आगे देख लेते हैं जिला और मंडल में। तो जिला क्षेत्रीय प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। कई अनुमंडलों से मिलकर एक जिला या मंडल बनता है। जिला का प्रमुख या सबसे बड़ा अधिकारी कलेक्टर या जिलाधिकारी होता है। वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं। 38वां नवनिर्मित जिला है अरवल, जो मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। आगे देख लेते हैं अनुमंडल या सब डिवीजन। तो कई प्रखंडों को मिला करके एक अनुमंडल बनाया जाता है। अनुमंडल का सबसे बड़ा अधिकारी होता है अनुमंडल पदाधिकारी या एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। और इस पर प्रखंड के सर्किल ऑफिसर पे नियंत्रण एवं निगरानी का दायित्व होता है। अनुमंडल पदाधिकारी का मुख्य कार्य होता है क्या, तो इसका मुख्य कार्य होता है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। कानून व्यवस्था को बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण के साथ साथ अनुमंडल में केंद्र राज्य जेलों से आने वाले विशेष व्यक्तियों की सुरक्षा का प्रबंध करना। वर्तमान मंडलों की संख्या कितनी, अनुमंडलों की 101 है। आगे देख लेते हैं। तो अब खत्म करते हैं वीडियो, क्योंकि बहुत यहाँ शोरगुल हो रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।